तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे अहमदाबाद से, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फार्मा इनोवा अवार्ड कार्यक्रम में शामिल हुए और अपनी बात रख रहे थे। किस तरीके से फार्मा के क्षेत्र में भारत ने बड़ी छलांग लगाई है, तमाम चुनौतियों से पार पाकर वैश्विक मंच पर अपनी मौजूदगी को दर्ज कराया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं न्यूज़ नाइट में इस वक्त की क्या है सुर्खियां। नेपाल में बाढ़ की तबाही में मृतकों की संख्या बढ़कर 350 के पार, 1300 से ज्यादा लोग लापता। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक 285 भारतीयों से नहीं हो पा रहा संपर्क, अब जिंदगी बचाने की जंग हुई तेज। विनाशकारी बाढ़ से जूझते नेपाल के साथ भारत राहत और बचाव कार्यों में मदद के लिए भारत ने 2 खेप में नेपाल भेजी 47.5 टन राहत सामग्री और दवाएं, हर संभव मदद का दिया भरोसा। उनतीस अगस्त से उज्बेकिस्तान किर्गिस्तान दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SCO शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। द्विपक्षीय रिश्तों और क्षेत्रीय सहयोग पर होगी अहम चर्चा। जो खेलेगा वो खिलेगा, प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल स्पोर्ट्स डे से पहले देश के एथलीट्स को दिया मंत्र। खेलो इंडिया संवाद में देश भर से जुड़े खिलाड़ियों और युवाओं से किया संवाद। मुश्किल में पंजाब की आप सरकार, 3 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स ने महंगाई भत्ते की मांग को लेकर खोला मोर्चा। भगवंत मान के अड़ियल रवैये पर बीजेपी ने साधा निशाना। सोनल दिनुशा के शतक से श्रीलंका ने दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ कराया। टीम इंडिया ने 2 मैच की टेस्ट सीरीज 1-0 से अपने नाम की। बुलेटिन में सबसे पहले बात नेपाल से जुड़ी खबर की। नेपाल में कुदरत के कहर की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। रसुवा और नुवाकोट में बाढ़ और मलबे के सैलाब ने तबाही की ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्हें देखकर दिल दहल उठता है। कहीं उफनती नदी अपने साथ सब कुछ बहा ले गई, तो कहीं मलबे ने घरों, सड़कों और गाड़ियों को अपने आगोश में ले लिया। मुश्किल में ये की तबाही के बीच जिंदगी की तलाश अभी भी लगातार जारी है। बड़ी संख्या में लोग लापता हैं और राहत बचाव टीमें हर गुजरते पल के साथ उम्मीद की एक नई किरण तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में भारत एक बार फिर नेपाल के साथ मजबूती से खड़ा नजर आया है। मोटेकोशी और त्रिशूली नदियों के रौद्र रूप धारण करने से सैकड़ों जिंदगियां लापता हैं और मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और लोग अपनों की तलाश में लगातार इधर उधर भटकते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए नेपाल की इस भीषण तबाही पर यह रिपोर्ट। उफनता पानी, मलबे में तब्दील होते आशियाने और जिंदगी बचाने के लिए बदहवास भागते लोग। नेपाल के रसुवा और नुवाकोट जिलों की घाटी में काल बनकर आई इस आपदा ने सब कुछ लील लिया। देखते ही देखते पूरी की पूरी बस्तियां जल समाधि ले चुकी हैं। सैकड़ों मीटर नीचे गिरते मलबे ने सड़कों का वजूद मिटा दिया है। नुवाकोट के देवी घाट इलाके में अचानक आई भयानक बाढ़ के बाद क्षतिग्रस्त गाड़ियां, इमारतें और सड़कें कुछ इस हालात में दिखाई दे रही हैं। कुदरत की इस प्रचंड तबाही के आगे सब बेबस है। चैलेंजेस, सबसे बड़ी चैलेंजेस तो ये है कि रास्ता इधर अभी कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं, कितने लोग को दबे हुए हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। उधर तक जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। खाने का, बैठने का
सोने का। और घर अब कहाँ क्या करेंगे, इधर भी था मेरा दूसरा घर, ये 2 महीने पहले खरीदा था मैंने, वो भी चला गया, खंडर हो गया यहीं पर। नेपाल में पहाड़ों से उतरे मलबे और पानी के सैलाब ने कई इलाकों में भारी नुकसान पहुंचाया। ये तस्वीरें तबाही की गवाही दे रही हैं। प्राकृतिक त्रासदा में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, जबकि बड़ी संख्या में लोग अब भी लापता हैं। इस भयावह प्राकृतिक आपदाओं के बाद सबसे बड़ी जंग जिंदगी को बचाने की है। तबाही के इस भयानक मंजर के बीच जिंदगी को तलाशने की जंग जारी है। नेपाल सेना, पुलिस और राहत एजेंसियां दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। कई भारतीय पर्यटक और श्रद्धालु भी इस आपदा के बीच फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए हेलीकॉप्टरों की मदद ली जा रही है। लेकिन हर गुजरते मिनट के साथ पानी का बहाव राहत कार्यों के रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती बन रहा है। संकट के इस समय में भारत ने तुरंत मदद का हाथ बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से बात कर हर संभव सहायता का आश्वासन ही नहीं दिया, बल्कि भेजना भी शुरू कर दिया। भारत और नेपाल 2 देश जरूर हैं, लेकिन रिश्तों की डोर बहुत पुरानी है। रोटी बेटी के साथ साथ धर्म और आस्था का रिश्ता है, संस्कृति और संस्कारों का रिश्ता है, और संकट की घड़ी में इंसानियत का रिश्ता है। प्रधानमंत्री जी ने कॉन्डोलेंस मैसेज भी दिए हैं और प्रधानमंत्री जी ने इंडिया की ओर से जो असिस्टेंस ऑफर किया नेपाल में फ्लड विक्टिम्स के लिए, तो हम लोग सब कॉन्डोलेंसेस भी देते हैं, हम सहानुभूति जताते हैं। जो भी हमारा पड़ोसी देश हो या कहीं भी हो, जब ट्रेजेडी होते हैं तो हम लोग सब संवेदना प्रकट करते हैं, हम सब साथ खड़े हैं। नेपाल की ये तबाही सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि इंसानी वजूद के सामने कुदरत की एक सख्त चेतावनी है। राहत कार्य जारी है और दुआओं का दौर भी, ताकि मलबे के नीचे दबी हर एक सांस सुरक्षित बाहर निकल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रकृति के भीषण प्रकोप से तिब्बत के पठार से लेकर नेपाल की घाटियों तक हाहाकार मचा हुआ है। नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित किरोंग काउंटी में ग्लेशियर टूटने और भीषण भूस्खलन के बाद आई विनाशकारी फ्लैश फ्लड ने दोनों देशों के सीमावर्ती इलाकों में भारी तबाही मचाई है। तिब्बत के पठार से निकलने वाली नदियों के बेसिन से शुरू हुई यह जल प्रलय नीचे नेपाल की ओर बहते हुए सब कुछ तबाह कर गई। नेपाल के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस आपदा में अब तक 1300 से ज्यादा लोग लापता हैं। तिब्बत में अब तक कम से कम 3 लोगों की मौत हुई है। तिब्बत की किरोंग काउंटी में 558 लोग लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों में 260 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। तिब्बत का किरोंग काउंटी इस आपदा की चपेट में आने वाला पहला बड़ा इलाका था। यही वो इलाका भी है जहां से कैलाश मानसरोवर यात्रा का रूट गुजरता है। किरोंग एयरपोर्ट और सीमा से जुड़े इलाकों में पानी, कीचड़ और चट्टानों का तेज बहाव आया। सड़कें, वाहन और इमारतें मलबे में दब गईं। बिजली और संचार व्यवस्था पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। माना जा रहा है कि तिब्बत में ग्लेशियर टूटने और भूस्खलन से आपदा की शुरुआत हुई। मलबा लहेंडे नदी बेसिन में पहुंचा। इसके बाद तिब्बत के किरोंग में भारी तबाही हुई। किरोंग से मलबा नेपाल के रसुरागढ़ी और टिमुटे में पहुंचा। इसके बाद भोटेकोशी नदी से होते हुए मलबा त्रिशूली नदी में आया और इसी मलबे ने नुवाकोट और धाजिंग में भारी तबाही मचाई। मलबा और पानी का तेज बहाव पूरे रास्ते तबाही मचाता रहा। इस आपदा का असर भारतीय नागरिकों पर भी पड़ा है। नेपाल के साथ ही तिब्बत में भी भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं और उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तिब्बत में भारत के 200 लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। इन 200 में से 95 भारतीय गरचन में हैं और नेपाल पहुंचने के लिए विल्सा की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं गिलोंग से 4 और जुटुल्पो से 13 भारतीय नागरिक सगा टाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं नेपाल की सेना ने रसुवा जिले में 21 भारतीयों को सुरक्षित बचाया है। मानसरोवर यात्रा के लिए चीन में जाना पड़ता है, तो वहाँ भी कई एक लोग हैं जो वहाँ पर अभी चूँकि इतना बड़ा त्रासदी हुआ है, डिज़ास्टर हुआ है, तो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। करीबन 200 का आंकड़ा है। हमारी एम्बेसी वहाँ के सरकार से, स्थानीय इकाइयों से बातचीत कर रही है कि किस प्रकार से उसको वहाँ से निकाला जाए। इसमें से 200 लोग जो हैं, उसमें से 95 लोग दार्चन शहर की तरफ, वहाँ से हिल्सा
पार करके नेपाल में आने की कोशिश कर रहे हैं। 4 लोग जिलोंग शहर में, 30 लोग जुटुलपुक जो कि सागा की तरफ आ रहे हैं, एक और शहर है, और 60 से 70 लोग जो हैं सागा की तरफ आ रहे हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत के 285 नागरिक फंसे हुए हैं। इन लोगों ने नेपाल के पावर प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले भारतीयों के अलावा घूमने गए हुए पर्यटक भी शामिल हैं। त्रिशूली वन पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले 40 भारतीय फंसे हुए हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए गए तमिलनाडु के 2 पर्यटकों समूह के 86 लोग भी यहाँ पर फंसे हुए बताए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के रासुवा जिले के तिमुरे गया 32 भारतीयों का समूह भी फंसा हुआ है। केरल के 33 भारतीय नागरिकों का समूह भी नेपाल में फंसा हुआ है। वहीं अलग अलग राज्यों से गए 61 भारतीय नागरिक भी फंसे हुए हैं। नेपाल के हालात को देखते हुए भारत ने भी कंट्रोल रूम स्थापित किया हुआ है और भारतीय नागरिकों और उनके परिजनों की सहायता के लिए 24 घंटे के फ़ोन और व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं। इन आपदा में सिर्फ नेपाल और चीन को ही नहीं बल्कि कई देशों के परिवारों को भी चिंता में डाल दिया है। नेपाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों में भारत समेत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, मलेशिया और यूक्रेन समेत कई देशों के नागरिकों के लापता होने की रिपोर्ट सामने आई है। नेपाल में अमेरिका के 65 लोग लापता हैं, वहीं ब्रिटेन के भी 33 लोग लापता हैं, कनाडा के 25 लोग लापता बताए जा रहे हैं, तो यूक्रेन के 53 लोग नेपाल में फिलहाल लापता हैं। मलेशिया के 51 लोग जबकि ऑस्ट्रेलिया के 35 लोग लापता हैं, जबकि रूस के 8 और जर्मनी के भी 8 नागरिक अभी लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल के रसुआ जिले समेत कई इलाकों में भोटे कोशी नदी के उफान और फ्लैश फ्लड से मची तबाही के बीच भारत ने एक बार फिर अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति और एक सच्चे फर्स्ट रिस्पॉन्डर की जिम्मेदारी निभाते हुए तुरंत मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। राहत पहुंचाने के काम में भारतीय वायुसेना के C-130J और C-17 ग्लोब मास्टर विमान जुटे हुए हैं। भारत ने गुरुवार को 37.5 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी। भारत में अब तक टेंट और तिरपाल भेजे हैं। कंबल और हाइजीन किट नेपाल भेजी गई है। सोलर लैंप और ज़रूरी दवाओं की खेप भी नेपाल भेजी गई है। पीने का पानी और क्लोरीन टैबलेट्स भेजी गई हैं। स्लीपिंग बैग्स और खाने का सामान भी राहत सामग्री के तौर पर भेजा गया है। इससे पहले भारत ने बुधवार को 10 टन राहत सामग्री C-130J हरकुलस विमान से रवाना की, जबकि बांके जिले के लिए भी 4 टन से ज़्यादा राहत सामग्री भारत से नेपाल भेजी गई। नेपाल में भीषण बाढ़ के चलते सैकड़ों जिंदगियां प्रभावित है। कई देश अब आगे आ रहे हैं नेपाल की मदद करने के लिए और बहुत जल्दी भारत ने रिस्पॉन्ड किया है। ये C-17 आप देखें ग्लोब मास्टर इस वक्त ये तैयार है। इसमें रिलीफ मटेरियल लोड किया जा रहा है जो नेपाल काठमांडू पहुंचेगा। अभी जो है तकरीबन 40 टन का रिलीफ मटेरियल यहाँ से सप्लाई किया जाएगा, जिसमें NDRF की तरफ से तकरीबन 27 से 28 टन वो मटेरियल होगा जो कि जिसमें मॉस्किटो रेपेलेंट इस तरीके की किट्स होती है जो सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। 1 टन फूड पैकेट भी शामिल है और तकरीबन 10 से 12 टन मेडिकल या मेडिसिन शामिल हैं। भारत ने साफ किया है कि ज़रूरत के मुताबिक और राहत सामग्री भेजी जाएगी। भारतीय वायुसेना C-17 और C-130 विमानों के जरिए अतिरिक्त सहायता पहुंचाने की तैयारी में लगातार है। प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए भी हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 2 जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज जो 26 तारीख को 8:30 बजे सवेरे यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था। काठमांडू कुछ देर बाद पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैम्प, दवाइयाँ, उसके अलावा हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीज़ें हैं। दूसरा जहाज C-17 जहाज वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और शायद पहुँचने वाला हो या पहुँच गया होगा। कुल मिला के दोनों जहाज़ों में 47.5 टन के इमरजेंसी रिलीफ सप्लाई हमारे यहाँ से गया है। इस बीच विदेश मंत्री खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बातचीत कर तिब्बत और नेपाल के हालात की समीक्षा भी की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने स्पष्ट किया है कि भारत की टीमें और सुरक्षा बल नेपाल प्रशासन के साथ 24 घंटे समन्वय में है। स्टैंड बाई नेपाल ऑलवेज के संकल्प के साथ भारत इस कठिन समय में अपने पड़ोसी देश के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है।
तो अपने आप में लगातार नेपाल की इस त्रासदी के बीच में भारत सरकार भी लगातार विजिलेंट है, इस बात पर नज़र बनाए हुए किस तरीके से न सिर्फ राहत सामग्री के माध्यम से मानवीय सहायता उपलब्ध कराई जाए, बल्कि जो राहत और रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें भी तेज़ी लाने के लिए भारत लगातार मदद का हाथ आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में भारतीयों समेत तमाम विदेशी नागरिक भी फिलहाल लापता बताए जा रहे हैं। 285 के आसपास फिलहाल ऐसे भारतीयों का आंकड़ा है जो अभी नेपाल की इस त्रासदी के बाद से लापता बताया जा रहा है। वहीं नेपाल में आई भीषण बाढ़ और प्राकृतिक आपदा के बाद अब बिहार और उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। नेपाल से आने वाले पानी के कारण त्रिशूली, देवघाट और गंडक नदी में जल प्रवाह बढ़ने की आशंका है। उधर उत्तर प्रदेश में भी सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट जारी है। यूपी और बिहार की सीमा नेपाल से लगी हुई है और कई नदियां नेपाल से भारत में इन्हीं राज्यों में प्रवेश करती हैं। नेपाल की बाढ़ भारत में दिक्कतें पैदा ना करे, इसको लेकर तमाम एजेंसियां लगातार सतर्कता बरत रही हैं। नेपाल में कुदरत के कहर के बाद अब भारत के सीमावर्ती इलाकों में भी खतरे की आहट है। नेपाल में आई अचानक बाढ़ के बाद त्रिशूली नदी से देवघाट और फिर गंडक नदी में पानी बढ़ने की आशंका जताई गई है। इसी आशंका को देखते हुए बिहार सरकार ने गंडक नदी से जुड़े जिलों में निगरानी और सतर्कता बढ़ा दी है। बिहार में वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बैराज के सभी 36 गेट खोल दिए गए हैं ताकि पानी का प्रवाह सुचारू बना रहे और अचानक बढ़ते जल दबाव को नियंत्रित किया जा सके। बिहार के 8 संवेदनशील जिलों में 24 घंटे निगरानी की जा रही है। तटबंधों का निरीक्षण किया जा रहा है। सरकार की तरफ से जरूरी राहत सामग्री का भंडारण किया जा रहा है। गोपालगंज और सारण जिलों में सतर्कता बरती जा रही है। मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों में भी प्रशासन सतर्क है। वहीं पूर्वी और पश्चिम चंपारण में भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने बिहार के हालात का हेलीकॉप्टर से जायजा भी लिया। उधर उत्तर प्रदेश में भी नेपाल से लगी सीमा पर प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महाराजगंज और कुशीनगर में अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल में फंसे यूपी के लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 जारी किया गया है। गंडक और नारायणी नदी के जलस्तर की मॉनिटरिंग की जा रही है। जल संसाधन, राजस्व और राहत विभाग तालमेल के साथ हालात पर नजर बनाए हुए हैं। नेपाल की बाढ़ का असर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज तक भी दिखाई दिया है। यहाँ गंडक नदी से 4 शव बरामद किए गए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने शवों को बाहर निकाला। नेपाल की त्रासदी को देखते हुए एनडीआरएफ की तैनाती भी बढ़ाई गई है। बिहार में एनडीआरएफ की 9 टीमें तैनात की गई हैं, जबकि यूपी के कुशीनगर में एनडीआरएफ की 1 टीम को तैनात किया गया है। गाजियाबाद में एनडीआरएफ की 4 टीमों को रिजर्व में रखा गया है। गंडक रिवर का जो फ्लो है बेसिकली कुशीनगर, यूपी में, वेस्ट चंपारण, फिर डाउनवर्ड्स जब तक गंगा भी नहीं मिलती है अफेक्ट होती है, तो वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट थी टीम की डिप्लॉय कर दिया, जिसको एजेंसीज भी मॉनिटर कर रही हैं। इस तरह के डिज़ास्टर होते हैं तो स्टैंड बाय रखते हैं कि कभी कोई रिक्वायरमेंट हो तो हम डिप्लॉय कर सके, तो हमने टीम्स रिजर्व और स्टैंड बाय रखा हुआ है। इस बीच बिहार में गंडक नदी के जलस्तर में कुछ कमी देखी गई है, जो फिलहाल राहत की खबर है, लेकिन एजेंसियां अलर्ट पर हैं और खतरा अभी पूरी तरह नहीं टला है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो इसी बड़ी खबर पे हम चर्चा भी करेंगे, क्योंकि नेपाल में जल प्रलय लेकिन अभी भी ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है। एक एक जिंदगी को बचाने की इस कोशिश में क्या है इस वक्त जमीनी हालात, इस पे होगी विस्तार से बात छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। सोना उठना यूपीआई, यूपीआई, खाना पीना यूपीआई, यूपीआई, हंसना गाना यूपीआई, यूपीआई, रूठना मनाना यूपीआई, यूपीआई।
खड़े खड़े बिना हिले यूं ही बड़े बड़े इंडिया कर लेता यूपीआई यूपीआई। यूपीआई के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। काम रुकना नहीं चाहिए पर खुजली रुकनी चाहिए, इसलिए सपर डॉक्टर स्किन लोशन। काम चालू, खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे नेपाल में आई तबाही का। इसी बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा आज का हमारा विशेष, नेपाल में तबाही के बीच जिंदगी की तलाश जारी है, क्योंकि हर वो कोशिश की जा रही है जिसमें किसी भी ज़िंदगी को बचाया जा सके। इस खबर पे बात करने के लिए खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। उनका परिचय आपसे कराते हैं। प्रोफेसर संतोष कुमार हैं, पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के। सर, बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा प्रोफेसर पीके जोशी जी हैं, स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस जेएनयू से ताल्लुक़ रखते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। इसके अलावा डॉक्टर वीडी पटनी हैं, पर्यावरण मामलों के विशेषज्ञ हैं और जियोलॉजिस्ट हैं। हिमालयन क्षेत्र पर विशेष तौर पर आपका काम है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। संतोष कुमार जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि अब सबसे बड़ी जो चिंता है वो एक एक जिंदगी को बचाने की है। कैसे इस मुश्किल टेरेन में, जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, रात के वक्त में हमारे पास लाइट नहीं है, कैसे वहाँ पे काम चल पा रहा होगा, उसको बढ़ाया, उसकी तेजी कैसे की जा सकती है? जी, मुझे ये संदर्भ याद आता है। पहले तो मेरा हार्टफेल्ट कॉन्डोलेंस टू ऑल अफेक्टेड फैमिलीज। ये बड़ी संवेदनशील चीज़ है और ख़ास करके ये देखा जाए ये बड़ी त्रासदी भी है। और इस त्रासदी में मुझे एक रिफ्लेक्शन होता है गुजरात अर्थक्वेक और नेपाल अर्थक्वेक का। ये दोनों भीषण त्रासदी हुई थी और उसमें बड़े लेवल पे रेस्क्यू ऑपरेशंस को ऑर्गेनाइज करना था, जहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी भी होती हैं। और यहाँ पे खास करके जो आपने देखा अभी तक ये ऑपरेशंस को जो शुरू किया गया है उसमें बहुत हेडवे नहीं मिला है, क्योंकि इसमें हेडवे इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि मलबा भरा हुआ है चारों तरफ, और उस मलबे को निकालना और क्लीन करना, डीसिल्ट करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है, पहले लोगों को ढूंढना वो कहाँ पे हैं फंसे हुए, और दूसरी जो उसके बाद होगी कि उसके बाद उनको वहाँ से निकालना। बट इसके बाद जो तीसरी और चौथी जो बात शुरू होगी, क्योंकि एक इंटरनेशनल प्लेस है जो हिंदुस्तान का, जो वहाँ पे जाना है और वहाँ पे काम करना है, पूर्व में जैसे उन्होंने किया है उस तरीके से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ये होता है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ, जैसे भारतवर्ष ने नेपाल अर्थक्वेक में अपना सहयोग दिया था, और उसी तरीके से ये सहयोग जो जारी रखने की कमिटमेंट है जो अभी मैंने सुना, तो इसके साथ ये बड़ी अच्छी बात होगी कि कोऑर्डिनेशन जो और भी इंटरनेशनल एजेंसीज होंगी उनके साथ करना। तीसरी जो बात होगी कि कम्युनिकेशन और पावर को रिस्टोर करना, ये वहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कोई कम्युनिकेशन कुछ नहीं है, वहाँ पे इंटरनेट की सुविधाएं नहीं होंगी, और कनेक्टिविटी मतलब इंटरनेट का मतलब वही है। और उसके बाद लोगों से संपर्क करके, और भी एजेंसीज एक दूसरे से संपर्क करके लोगों को निकाले, तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चुनौती है। तो एक इम्पॉर्टेंट ये है कि ऐसी परिस्थिति, वर्तमान में तो ये परिस्थिति है, दूसरी जो परिस्थिति सामने आएगी कि इनसे लोग जो प्रभावित हुए हैं उनको कैसे रिहैबिलिटेट करना है, इमीडिएट रिकवरी के बाद रिहैबिलिटेशन। तो अभी एक प्लान ऐसा होना चाहिए कि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, और उसके साथ साथ हमें रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन की भी तैयारी बिल्कुल उस दिशा में भी काम करने की जरूरत होगी, तब शायद बेहतर तरीके से कर पाएंगे। जी सर, मैं बाकी मेहमानों को भी जोड़ लेता हूं। मैं आता हूं आपके पास में। प्रोफेसर पीके जोशी जी, सवाल ये है कि इतनी बड़ी त्रासदी की जो हम सबने दुनिया भर में तस्वीरें देखी, सबकी रूह कांपने वाली वो तस्वीरें, अपने आप में भयावह तस्वीरें हैं। वजह को लेकर बहुत प्रकार की थ्योरीज पे काम हो रहा है। आपकी अपनी समझ, आपकी अपनी जानकारी क्या कहती है कि क्या बड़ा कारण रहा जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हमको देखने को मिली है?
हाँ जी, नमस्कार। मूल रूप से जब हम इस ट्रेजेडी की बात करते हैं तो ये आइस रॉक एवलांच इसका मुख्य कारण माना जाता है। लेकिन अगर आप हिमालय को देखें तो वो चार तरफ से वो मार खा रहा है। एक, वो अपने में स्वयं सेंसिटिव रहा है शुरू से ही। फिर दूसरा, क्लाइमेट चेंज के नाते जो टेम्परेचर राइज जो हो रहा है उससे वहाँ के जो ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, या जो परमाफ्रॉस्ट जो है वो वीक हो रहा है। तीसरा, वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ रही है और पॉपुलेशन बढ़ने के नाते आपको ज्यादा जगह की जरूरत है। और कहीं ना कहीं जो हमारी लैंड यूज प्लानिंग जो है वो लोग नदी के निकट ज्यादा रह रहे हैं। जो पहले ये होता था कि लोग नदी के निकट खेती के स्थान चुनते थे, लेकिन अब आवास वहां पे बनने लग गए हैं। और चौथी बात जो है वो ये है कि जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हिमालय के अनुरूप जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो ये चार मुख्य कारक रहे हैं जो हिमालय में हमेशा, चाहे वो अर्थक्वेक हो, लैंडस्लाइड हो, फ्लड्स हो, उसके मुख्य कारक रहे हैं। लेकिन जो ये जो इंसिडेंस हुआ है ये मूल रूप से आइस रॉक एवलांच हुआ है जो लेंडे नदी के पास हुआ। फिर उसके बाद भूटे कोशी से होते हुए त्रिशूली तक हम लोग उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं। और अब ये माना जा रहा है, और जैसा कि आपने भी बताया, कहीं ना कहीं तो भारत के जो उत्तर प्रदेश और बिहार के जो इलाके हैं जहाँ नारायणी और गंडक नदी जो है उसमें भी हो सकता है इसका कोई असर देखने। जी डॉक्टर पटनी, क्योंकि क्या हम इतने इक्विप्ड हैं, क्या हमारे पास इतनी तकनीक मौजूद है कि इतनी बड़ी घटना में अगर हमें कुछ अर्ली वार्निंग साइंस नज़र, कुछ सिम्टम्स या कुछ ऐसे इंडिकेटर्स नज़र आ रहे थे, तो क्या हम इतनी बड़ी घटना में उसके जो इम्पैक्ट था उसको क्या कम कर सकने के लिए हम तैयार थे, या ऐसी एक व्यवस्था हो सकती थी? इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर पटनी? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। प्रोफेसर जोशी ने काफ़ी कुछ बताया है। आपको एक बात बताऊं, अगर ये ग्लाफ होता, ग्लेशियर लेक होती माना इन केस, अल्लाह वाला भरी होती, तो सैटेलाइट इमेजरीज के थ्रू हमको पता चल जाता है कि लेक का साइज बढ़ रहा है, ओवरटॉपिंग होने वाली है उसकी। नंबर 1। नंबर 2, अगर ये लैंडस्लाइड डैम बन जाता, कोई पीछे पॉन्डिंग हो जाती, जैसे कई जगह को हुआ है, कारगिल में 17 किलोमीटर लंबी एक पुख्तल रिवर पे पॉन्डिंग हो गई थी, तो वो भी सैटेलाइट इमेजरी से आपको वार्निंग मिल जाती है। ये एक ऐसा इंसिडेंट है, ये बीच का कुछ है जिसमें कि जैसे प्रोफेसर जोशी बता रहे थे कि आपका जब मेल्ट आउट प्रोसेस, ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्लाइमेट चेंज होती है, टेम्परेचर बढ़ता है, इस जगह पे जहाँ 5170 मीटर, लगभग 5170 मीटर पर ये हादसा हुआ है, वहाँ का टेम्परेचर आज के हिसाब से, आजकल के हिसाब से -1 या 0 डिग्री होना चाहिए थे, मगर लोग बताते हैं कि वहाँ पे टेम्परेचर 5 to 6 डिग्री सेल्सियस था। और जब इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है तो फिर मेल्ट आउट प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। धीरे धीरे पानी जो है चट्टानों के नीचे भी जाने लगता है और स्नो के जो पैक्स होते हैं उनका कोहेजन खत्म हो जाता है। अब सवाल ये है कि जब ये हादसा हुआ है, इतना ज़बरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है कि USGS ने रिकॉर्ड करके अपने उसमें बताया है कि 5.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है। जस्ट इमेजिन कि इतना बड़ा लैंडस्लाइड जिसने 5.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जनरेट कर दिया। और जब ये हुआ, मेल्ट आउट प्रोसेस स्टार्ट हुई, धीरे धीरे चट्टानों के बीच में ये पानी जाने लगा और नीचे को स्लोप जो है, स्लोप कभी एक्टिव रेन से नहीं होते इन जगहों पे, वो मेल्ट आउट प्रोसेस से होता है, ग्लेशियर मेल्ट होता है। तो ये पूरा चट्टानों के साथ पूरा मटेरियल नीचे आ गया और जो आपका लिंदे रिवर है उसको इसने कुछ समय के लिए ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के बाद जो स्नो ऊपर से आया है मेल्ट होके, वो इतना तेज था, उसने उस पॉन्डिंग को भी ऐड कर लिया और नीचे एक थिक वाटर कॉलम आया। अब सवाल आपने जो पूछा है क्या इससे बच सकते हैं, आपको एक बात बता दूं, ये सडन प्रोसेस है, फोर्स मेजर इसको मैं कहूँगा। मैंने आपको जैसे बताया लैंडस्लाइड डैम, ग्लेशियर लेक को तो हम समझ जाते हैं, कुछ अर्ली वार्निंग सिस्टम से हम अपने को बचा लेते हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। एक ही चारा हो सकता है, आज के युग में बहुत सी चीज़ें हैं, हमारे अर्ली वार्निंग सिस्टम को इतना रोबोस्ट बना दिया जाए और सैटेलाइट इमेजरीज के थ्रू हम उस एरिया की स्टडी करें। स्टडी करने के बाद इन एरियाज में जो वल्नरेबल है, हाई एल्टीट्यूड में मोर देन 15,000 फीट पे, उनको थोड़ा सा मॉनिटर करते रहे। मगर एक बात आपको बताऊं, सबसे बड़ा खतरा अब
आने वाले समय में जो जितने भी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं नीचे डाउन स्ट्रीम में, उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बिल्कुल, बहुत से सवाल हैं जिसको लेकर उत्तर खोजने की जरूरत होगी संतोष जी, क्योंकि बहुत जरूरी है फिजिकल और डिजिटल कनेक्टिविटी को सबसे पहले रिस्टोर करके, जिस बात का जिक्र आप कर भी रहे थे, तेजी से आगे बढ़ा जाए। लेकिन चुनौती भी सबसे बड़ी वही है, हर गुजरता वक्त एक लम्हा किस प्रकार की बड़ी चुनौतियां दे रहा। छोटा सा जवाब। बिल्कुल, हमने जब सिक्किम का इस तरह से फ्लडिंग हुई थी अभी कुछ साल पहले, तो उसमें भी इसी तरह की करीब करीब दिक्कतें थी। इम्पॉर्टेंट यह है, इसका जो सिक्किम का ये 4 गुना बड़ा या 10 गुना बड़ा कह सकते हैं ये हादसा है जी। तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में मुझे याद है जब मैं सार्क का निदेशक था, तो उस समय 2 बड़ी महत्वपूर्ण बात हुई थी ग्लोव को लेकर। एक सबसे बड़ी बात हुई थी क्योंकि ऐसे हादसे में अर्ली वार्निंग सिस्टम जो उन्होंने कहा पाटिल जी ने, वो एक बहुत महत्वपूर्ण, उसके लिए इनिशिएटिव दिए गए। दूसरी जो सबसे बड़ी इनिशिएटिव दिए गए, रीजनल रिस्पांस मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करने की बात, क्योंकि एक कंट्री ऐसे बड़े हादसे में एक कंट्री अकेला इस तरह के हादसे से निकल नहीं सकता है। तो एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए एक सामने सभी लोगों ने इसमें सहमति जताई थी और एक रीजनल रिस्पांस मैकेनिज्म के लिए सारी कंट्रीज ने सहमति जताते हुए इसके सिग्नेटरी बने। लेकिन अभी वो व्यवस्था पूरी तरह से चलन में नहीं आ पाई है। जमीन पे वो व्यवस्था दिख नहीं रही है। हालांकि भारत सरकार ने बहुत कोशिश की है इसको लेके कि आगे बढ़ें और इसको मजबूत करें, लेकिन अभी इसमें व्यवस्था में काफी काम करना बाकी है। इस व्यवस्था को बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट ये होगा कि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस बहुत ही मजबूत होने चाहिए रीजनल मैकेनिज्म के हिसाब से कि हर कंट्री ट्रांस बाउंड्री इश्यूज हैं और इस तरह के ट्रांस बाउंड्रीज हिमालय में अभी संभावनाएं बढ़ रही हैं। ठीक है जोशी जी, क्योंकि सर थोड़ा समय की सीमा, जोशी जी क्या आपको लगता है कि अगर वो डेटा शेयरिंग का मैकेनिज्म जिसका जिक्र संतोष जी कर रहे हैं, अगर वो बेहतरी से लागू हो तो क्या एक संभावना पनपती है कि हम इस प्रकार के खतरों को जो इम्पैक्ट है उसको कम कर सकें? जी जरूर। जब भी हम हिमालय जैसी भूभागों की बात करते हैं जिसमें सिर्फ एक देश की इंटरेस्ट नहीं है, जबकि समूह है देशों का जिनका इंटरेस्ट है, तो उन सबका कॉपरेशन होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग की बात करते हैं, साथ के साथ हमारे पास सैटेलाइट डेटा अवेलेबल है, तो हमारे पास ऐसे सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है कि हम रियल टाइम में इन चीजों को मॉनिटर करें और उसको यूज करते हुए अर्ली वार्निंग सिस्टम जो भी हम जिसकी भी संकल्पना करते हैं उसको और सशक्त बनाए, ताकि हमारे पास फील्ड में भी कुछ सेंसर्स हो, सैटेलाइट भी हो और सारे जो देश हैं वो इकट्ठे मिलके इसके लिए काम करें। अगर ऐसा हो पाया तो शायद हम इस तरह के इम्पैक्ट्स को कम कर सकते। जी डॉक्टर पट्टी, छोटा सा जवाब, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट को लेकर भी बहुत चर्चाएं इस पूरे घटनाओं की तस्वीरों के बाद शुरू हो गई है, उस नजरिए से भी इसको देखा जाएगा, उस दिशा में भी सोचने की जरूरत है। बिल्कुल सर, ये क्लाइमेट चेंज ही है। आज जहां हम बैठे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से बैठे हैं। आप देखिए ना, ओवरऑल टेम्परेचर हिमालयस का 1.5 डिग्री बढ़ गया और ये ग्लोबल वार्मिंग ये धीरे धीरे और बढ़ती चली जाएगी और ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमें अलर्ट होना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं? 16,000 17,000 फीट पे इस तरह के हादसे हो रहे हैं। ऋषिगंगा अब देखिए कितना बड़ा हादसा हुआ था। तो अब सवाल है इसका डिटेल में इन डेप्थ स्टडीज किए जाए, उसके बाद प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए सोचा जाए क्या करें। जो नीचे लो लाइन पे एरियाज पे जो हमारे लोग बैठे हुए हैं उनको थोड़ा सा फिर उठाना पड़ेगा वहां से, हमें और कोई चारा नहीं है। आप नेचर के अगेंस्ट इस तरह से नहीं बैठ सकते। आप फ्लड वे पे टाइम फॉर एक्शन को लेकर जो बात वर्ल्ड वाइड या ग्लोबल फोरम पे होती है उसका वक्त आ चुका है और शायद वक्त रहते ही हमको कदम उठाने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इतनी अनुमति दे रहा तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आपका। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस बाद जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी का एथलीट्स का क्या रहा आज सक्सेस मंत्र, इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं
आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। काम रुकना नहीं चाहिए पर खुजली रुकनी चाहिए, इसलिए सपर डॉक्टर स्किन लोशन। काम चालू, खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। देश के खेल जगत से जुड़े लोगों और एथलीट्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सीधा संवाद किया। पीएम मोदी ने खेल को बेहतर जीवन की गारंटी बताया तो ओलंपिक में भारत की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पास डेमोग्राफी भी है और ज्योग्राफी भी। हमें ज़रूरत है इनका उपयोग कर खेल की दिशा में आगे बढ़ने की। पीएम मोदी की इस पहल का खेल जगत के लोगों ने स्वागत किया और देश में खेल प्रतिभाओं के तेजी से सामने आने की उम्मीद भी जताई है। भारत का स्पोर्ट्स विजन तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है। ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। ओलंपिक 2036 को लेकर देश का युवा आकांक्षी है और खेलों के आधुनिक इंफ्रा को लेकर सरकार गंभीर है। यानी संसाधन और इच्छा शक्ति अब साथ साथ हैं। जरूरत बस प्रतिभाओं और उनके सामर्थ्य को पहचान कर उन्हें दिशा देने की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि युवाओं के हर कदम पर सरकार साथ है। ओलंपिक्स की तैयारी की बात करते हैं तो हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हमें आज से ही वो खिलाड़ी तैयार करने हैं जो 2036 में अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए क्वालिफाई और कम्पीट करेंगे। और इसलिए लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने माई भारत द्वारा आयोजित खेलो इंडिया संवाद खेल की बात पीएम मोदी के साथ में देश भर से जुड़े खिलाड़ियों और युवाओं से संवाद किया और देश की युवा शक्ति से विकसित भारत के संकल्प के साथ जुड़ने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि युवाओं का एक एक सुझाव पॉलिसी निर्माण में समाहित किया जाएगा। युवा क्या सोचते हैं, उनके सुझाव क्या है, इन बातों को सुना जाएगा और पॉलिसी प्रोसेस में शामिल किया जाएगा। इसलिए आप सबसे कहूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस मंच का सार्थक उपयोग कीजिए। नए आइडियाज आने दीजिए। युवा शक्ति के ये नए आइडियाज ही विकसित भारत की सिद्धि की ताकत बनेंगे। खेल को बेहतर जीवन और सकारात्मकता के लिए प्रधानमंत्री ने जरूरी बताया।
उन्होंने कहा कि खेल से अनुशासन, संयम, धैर्य के साथ साथ सहयोग और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का भी विकास होता है। इसलिए भारत को अब वैश्विक स्पोर्ट्स मैप पर अपनी चमक बिखेरनी ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 से 30 अगस्त को उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर उज़्बेकिस्तान की यात्रा करेंगे। यह प्रधानमंत्री की उज़्बेकिस्तान की चौथी यात्रा होगी। उन्होंने पहले 2015 में मध्य एशियाई देशों की यात्रा के हिस्से के तौर पर उज़्बेकिस्तान का दौरा किया था। पीएम मोदी का ये दौरा आर्थिक और रणनीतिक दृष्टि से काफ़ी अहम माना जा रहा है। भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब है, जो एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं में व्यवसायों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। Honorable Prime Minister will be visiting Uzbekistan on August 29 to 30 at the invitation of the President of Uzbekistan. This will be the fourth visit of Prime Minister to Uzbekistan and the second bilateral visit. During the state visit, Prime Minister will have the elements of the program will include bilateral engagements with the President, followed by a banquet lunch hosted by the President in honor of the Prime Minister. The Prime Minister will also pay tribute at the Shastri Memorial in Tashkent. He will also visit the Tashkent State University of Oriental Studies, which hosts the Mahatma Gandhi Center, which is an academic and cultural center dedicated to Indian studies. At the university, Prime Minister will also interact with Indologists and scholars. और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर होगी पंजाब से, जहाँ पर क्यों अड़े हैं भगवंत मान, ये है खबर। इस पर होगी विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से। का बॉस MDH किचन किंग, असली किचन किंग MDH। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और बात पंजाब की। पंजाब में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल ने भगवंत मान सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लंबित मांगों और बकाया महंगाई भत्ते को लेकर 3 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी आज सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर रहे। इसका सीधा असर अस्पतालों से लेकर सभी सरकारी सेवाओं पर साफ तौर पर दिखाई दिया।
वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दो टूक शब्दों में कहा कि हड़ताल जारी रहते कर्मचारियों से बातचीत नहीं होगी। सरकार और कर्मचारियों के बीच इस टकराव पर बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी सरकार को जमकर घेरा है। पंजाब में भगवंत मान सरकार से जनता ही नहीं, कर्मचारी भी नाराज हैं। वादों की झड़ी लगाकर सत्ता में आई आप सरकार एक बार फिर बुरी तरह असफल दिखाई दे रही है। इसकी बानगी गुरुवार को देखने को मिली, जब सरकारी कर्मचारियों का गुस्सा सड़क से लेकर सरकारी दफ्तरों तक दिखा। बकाया महंगाई भत्ते को लेकर 3 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी गुरुवार को एक दिन के सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर रहे। कर्मचारियों के इस आंदोलन को 4 लाख से ज्यादा पेंशनभोगी और कई कर्मचारी संगठनों का भी समर्थन मिला। हड़ताल की वजह से सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं प्रभावित रहीं, सरकारी स्कूल कॉलेजों का कामकाज ठप रहा, डीसी ऑफिस, एसडीएम ऑफिस और तहसील कार्यालयों में भी कामकाज प्रभावित हुआ। राजस्व विभाग, सेवा केंद्र, नगर निगम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सिंचाई विभाग समेत कई सरकारी कार्यालयों में भी कर्मचारी नहीं पहुंचे। हालांकि बाजार, प्राइवेट संस्थान, प्राइवेट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें और इमरजेंसी सेवाएं इस बंद से बाहर रखी गईं। कर्मचारी यूनियन के मुताबिक उनका 20,161 करोड़ रुपए का महंगाई भत्ता बकाया है। जो सरकार डीए नहीं दे रही, उसके कारण हमारे मिनिस्ट्रियल स्टाफ की क्लरिकल की स्ट्राइक चल रही है। उनकी सपोर्ट में हमारे पीसीएमएस एसोसिएशन वाले स्ट्राइक पे हैं। जहां कर्मचारी अपनी मांग को लेकर सड़क पर दिखे, वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हड़ताल जारी रहने तक सरकारी कर्मचारियों से बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया। भगवंत मान के अड़ियल रवैये को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। एक पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और दूसरे पंजाब के सुपर सीएम हैं और ये दोनों मिलकर पंजाब को लूट रहे हैं। 3 लाख से ज्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आज पंजाब में अलग अलग जगह धरना कर रहे हैं। सब ये कह रहे हैं कि हमसे झूठ बोला गया। आम आदमी पार्टी ने 18% डीए का वादा किया और अभी तक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का डीए आम आदमी पार्टी क्लियर नहीं कर पा रही। भगवंत मान सरकार ने कर्मचारियों को 18% महंगाई भत्ता देने का वादा किया था। कुछ दिन पहले 3 अगस्त को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भी सरकार को 15 दिनों के भीतर बकाया महंगाई भत्ते का भुगतान करने का निर्देश दिया था, लेकिन न तो कोर्ट के आदेश का पालन हुआ और न ही सरकार ने अपना वादा पूरा किया। ऐसे में कर्मचारियों और सरकार के बीच गतिरोध फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। ब्यूरो इनपुट के साथ चंडीगढ़ से गुरमीत सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पर जो खबर दिखाएंगे वो होगी प्याज से जुड़ी हुई, क्योंकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि देश में प्याज है पर्याप्त। पूरी खबर पे नजर ब्रेक के बाद। मसाला ओए, छोलिए दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। गाँव में कहीं भी मिल जाता है ये, छुट्टे की झंझट को हर लेता है ये मेरा यूपीआई। दीदी से दादी तक हर कोई इसका फैन, कैश के बिना ही सब घूम लेते देश। ये मेरा यूपीआई। यूपीआई के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जरा सी हंसी दुलार, जरा सा जरा सी अनबन प्यार, जरा सा
मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। देश में प्याज की उपलब्धता को लेकर उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया है कि 2025-26 के लिए प्याज का अनुमानित उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष से प्याज की खुदरा बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे ने गुरुवार को दिल्ली के कृषि भवन से प्याज वितरण अभियान को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की। सरकार की ओर से प्याज की शुरुआती तौर पर 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से NCCF, नेफेड और केंद्रीय भंडार के आउटलेट्स और मोबाइल वैन के माध्यम से बेचा जाएगा। इस मौके पर उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने कहा कि देश में ना तो प्याज उत्पादन की कमी है और ना ही उपलब्धता की कमी है। उन्होंने कहा कि बाजार में कीमतों को नियंत्रित रखने और उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार समय समय पर हस्तक्षेप करती रहती है। जितने भी मेजर सिटीज़ हैं उन सभी जगह पे ट्रक्स के माध्यम से या कांदा एक्सप्रेस के माध्यम से ये प्याज पहुंचेंगे और रिटेल इंटरवेंशन के माध्यम से कंज्यूमर को 35 रुपए किलो के दर से उपलब्ध कराए जाएंगे। दिल्ली में ही अगर देखें तो करीब हम इसे मोर देन 100 आउटलेट्स के माध्यम से पहुंचा पाएंगे। इसमें NCCF के करीब 9 आउटलेट्स हैं, नेफेड के 34 आउटलेट्स हैं और केंद्रीय भंडार के करीब 110 आउटलेट्स हैं और साथ ही साथ हम लोग सफल के साथ भी चर्चा कर रहे हैं, उनके करीब 300 आउटलेट्स हैं। रक्षाबंधन से ठीक पहले एक खूबसूरत तस्वीर जम्मू के RS-पुरा से आई है, जहां स्कूली बच्चियों ने सरहद पर मुस्तैद जवानों की कलाई पर राखी बांधी और उनकी लंबी उम्र की दुआ मांगी। ये जवान त्योहारों पर अपने घर नहीं जा पाते क्योंकि उन पर हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। सरहद पर बांधी गई ये राखी सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि देश की रक्षा में तत्पर भाइयों के लिए प्यार और सम्मान का वादा है। इसी के साथ आप सभी को भी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। न्यूज़ नाइट में इतना ही। नमस्कार।